हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन किस तरह से हुआ इसके बारे में हम आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इवोल्यूशन जो है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस है। ये सडनली नहीं होता, इवोल्यूशन कोई भी सडनली नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये स्लो प्रोसेस कैसी हुई, ये हमारी अर्थ कैसे तैयार हुई, या फिर अर्थ के ऊपर पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आया, फिर इतने सारे प्लांट्स और एनिमल के अलग अलग स्पीसीज कैसे बने, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन की डेफिनेशन। आइए देखते हैं। इवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू changes in specific characters of several generation of living organism as a response to natural selection is called as evolution। मतलब जो नया स्पीसीज बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, किस वजह से बन रहा है? चेंजेस की वजह से बन रहा है। स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंज हुआ, लेकिन वो जो चेंज हुआ वो सेवरल जनरेशन तक हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म के। एक जनरेशन के तक सीमित रहेगा, बहुत सारे जनरेशन में वो चेंज हुआ। किसकी वजह से हुआ? एज रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ, और उसे ही कहा गया इवोल्यूशन। बराबर है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। आपको इवोल्यूशन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि इवोल्यूशन मतलब क्या है। तो आप लोगों ने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा कि अर्थ जो थी पहले, उसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म एट बिगिनिंग नहीं थे, क्योंकि अर्थ जो था वो बहुत ही गर्म था, आग का गोला जिसे कहेंगे। तो उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म एकदम स्टार्टिंग में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये आया कैसे? तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस पाए जाते थे, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये सारे गैसेस एटमॉस्फेयर में पाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, इनमें क्या हो गया? रिएक्शन होते गए, इनमें कुछ बदलाव आया और कुछ नए मॉलिक्यूल्स तैयार हुए। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन होकर नया मॉलिक्यूल बना H2O का। लेकिन ये किस फॉर्म में था? गैस, मतलब वेपर के फॉर्म में था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, बहुत साल होते गए, लाखों साल होते गए, उस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर था वो थोड़ा कम होने लगा, अर्थ थोड़ी कूल डाउन हो गई, और ये जो वेपर्स थे वाटर के, ये अभी कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में धरती के ऊपर आ गए, अर्थ सरफेस के ऊपर आ गए इन द फॉर्म ऑफ रेन, और पूरा ओशियन बन गया, बड़ा समुद्र बन गया। अभी ओशियन तो बन गया। फिर इनमें जो एलिमेंट्स थे जो हम लोगों ने पहले देखे, वो बाद में चेंज होके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आगे जाके कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने लगे, जैसे कि प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। और ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट होता है, और इससे ही पहला लिविंग सेल तैयार हो गया। एक सेल से बहुत सारे सेल्स तैयार हो गए, और इनमें से जो अच्छा सेल था वो आगे जाके ऑर्गेनिज्म बना, और जो सेल खराब थे, पूरी तरह से डेवलप नहीं थे, वो पेरिश हो गए, वो डिजेनरेट हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ? इवोल्यूशन होने लगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ने लगा, और उस सेल से बहुत सारे प्लांट के सेल, एनिमल के सेल, और आज आप देख सकते हो कि प्लांट्स के कितने लाखों करोड़ों स्पीसीज है, एनिमल के कितने लाखों स्पीसीज पाए जाते हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। यूनिसेलुलर अमीबा से लेके पैरामीशियम से लेके ह्यूमन तक, और बड़े बड़े जायंट व्हेल तक इतना बड़ा वेरिएशन पाया गया, डाइवर्सिटी पाई गई है। प्लांट के अंदर भी यूनिसेलुलर क्लोरेला से लेके बहुत बड़े ट्री तक, बनियान ट्री तक वेरिएशन पाया गया। फिर इवोल्यूशन की थ्योरी क्या कहती है? अगर इसके बारे में कुछ पूछना है, कुछ लिखना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पहला प्रिमिटिव लिविंग मटेरियल तैयार हुआ वो ओशियन के अंदर तैयार हुआ, समंदर के अंदर तैयार हुआ, जिसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, और उससे ही पहला यूनिसेलुलर सेल तैयार हो गया। बाद में उसमें कुछ ग्रेजुअल चेंजेस पाए गए,
और यूनिसेलुलर से फिर लार्ज बड़ा वाला सेल तैयार होके एक ऑर्गेनिज्म बना। लेकिन ये जो चेंजेस था ये बहुत स्लो गोइंग था, बहुत ग्रेजुअल था। हर एक चेंज के लिए करोड़ों साल लगे, बहुत ज्यादा समय लगा। तो ये चेंज कुछ सडनली नहीं हुआ, बहुत सालों के बाद हुआ। तो इवोल्यूशन प्रोसेस बहुत स्लो थी। तो ये चेंज होते होते फिर कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लगे, एडवांस स्ट्रक्चर बनने लगे, और ये जो चेंज था ये मल्टी डायमेंशनल था, सभी तरह से हुआ, और इसे ही कहा गया इवोल्यूशन। तो आपको समझ में आया होगा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। लेकिन इसको प्रूफ की भी जरूरत पड़ती है, जैसे साइंस में प्रूफ चाहिए, उसी तरह से कुछ एविडेंसेस आ गए जिसे हम लोग कहेंगे इवोल्यूशनरी एविडेंसेस। 6 टाइप के एविडेंसेस है, उनमें से 3 आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, दूसरा एनाटॉमिकल एविडेंस है, तीसरा वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो हम लोग पढ़ेंगे वाले एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस और वेस्टिजियल ऑर्गन। इसके बाद और भी है, जैसे कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस हो गया, कनेक्टिंग लिंक्स हो गया, या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हो गया, वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी समझते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो हमें आंखों से दिख जाता है, नेकेड आई से हम उसको देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। अभी किस तरह का एविडेंस है? फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि गोट हो गया, डॉग हो गया, या फिर कैटल्स हो गए, ठीक है, इनमें कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती है। किसके बारे में सिमिलरिटी? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में सिमिलरिटीज पाई जाती है। जैसे कि इनके आंखों की पोजीशन हो, इनके ईयर पिन्ना की पोजीशन हो, नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर हो, या फेस का स्ट्रक्चर हो, या फिर प्रेजेंस ऑफ हेयर हो, बहुत सारे बाल इन एनिमल के शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। ये सब क्या है? एनिमल में पाई जाने वाली मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में सिमिलरिटीज है। क्या सिर्फ एनिमल में सिमिलरिटी है? नहीं, प्लांट्स में भी है। तो प्लांट्स में जो लीफ है, लीफ का स्ट्रक्चर है, लीफ के वेनिएशन है, लीफ का पेटियोल है, जैसे कि लीफ की डंडी जो है उसे लीफ पेटियोल कहते हैं, उनमें भी सिमिलरिटीज पाई जाती है प्लांट में। तो ये एनिमल में सिमिलरिटी हो या प्लांट में सिमिलरिटी हो विथ रिस्पेक्ट टू द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये प्रूव कर देता है कि इन सभी के जो ओरिजिन है वो क्या है? सेम है, एंड इसकी वजह से दे मस्ट हैव द कॉमन एंसेस्टर, और हम लोग कह सकते हैं दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, जो कि इवोल्यूशन के बारे में बताता है। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा है एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, जो हम लोग आंखों से देख नहीं सकते, जैसे कि बोन्स हो गए, ये अंदर का स्ट्रक्चर वो देख नहीं सकते। फिर इसमें क्या है? इसमें आपके टेक्स्ट बुक में कुछ उसके डायग्राम दिए हैं, बोन्स के डायग्राम दिए हुए, वो आप लोग उसको टैली कर सकते हैं मेरे स्टेटमेंट के साथ। उनमें टेक्स्ट बुक में आपको 4 एग्जांपल दिए। पहला एग्जांपल दिया है वो है ह्यूमन हैंड का, दूसरा कैट्स फोरलेग, तीसरा पेटेजियम ऑफ बैट, और चौथा एग्जांपल दिया है फ्लिपर ऑफ वेल्स। ये चारों भी एग्जांपल आप देखोगे तो इनमें कुछ सिमिलरिटी नहीं दिखेगी, और इनके फंक्शन में भी कुछ सिमिलरिटी नहीं दिखेगी। जैसे कि हमारा ह्यूमन हैंड है, वो पिक करने के लिए, होल्ड करने के लिए, या फिर खाने के लिए काम में आता है। उसी तरह से फोरलिम्ब, जो कैट्स का फोरलिम्ब होता है, वो वॉक करने के लिए, रन करने के लिए काम में आता है कैट को। उसी तरह से पेटेजियम ऑफ बैट है, जो उसको उड़ने के लिए काम में आता है। पेटेजियम ऑफ बैट, बैट का मतलब चमगादड़, उसे उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए वो पेटेजियम ऑफ बैट काम में आता है, उसका फंक्शन अलग है। फ्लिपर ऑफ वेल्स है, जो फिश है, समंदर में जो होता है वेल, उसके जो फ्लिपर्स होते हैं वो स्विम करने के लिए काम में आते हैं, क्योंकि वाटर में रहता है। तो हर एक चीज के अलग अलग फंक्शन है। ह्यूमन हैंड हो, फोर लिम्स ऑफ कैट हो, पेटेजियम ऑफ बैट हो, या
फ्लिपर्स ऑफ वेल हो, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? एनाटॉमिकल एविडेंसेस के। लेकिन इनमें फंक्शन में सिमिलरिटी नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन और बोनी जॉइंट्स में सिमिलरिटी है। इसका मतलब ये है कि एनाटॉमिकल सिमिलरिटी पाई गई है, इनके फंक्शन अलग होने के बावजूद भी द स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड बोनी जॉइंट्स शोज द सिमिलरिटी। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि इनकी ओरिजिन क्या है? कॉमन है, सेम है, और इनके एंसेस्टर भी हमारे कॉमन हो सकते हैं। ये हमारा सेकंड एविडेंस है, एनाटॉमिकल एविडेंस इवोल्यूशन के लिए। अभी थर्ड वाला क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन हम किसे कहेंगे? जो कि वेस्ट होते हैं, जैसे कि degenerating, underdeveloped, useless organ of an organism is called as a vestigial organ. ऐसा ऑर्गन जो प्रेजेंट में यूज में नहीं है, यूजलेस है, वेस्ट है, उसे हम लोग बोलेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन। अगर ये यूजलेस ऑर्गन है तो हमारे बॉडी में वो क्या कर रहा है? जैसे कि हम लोगों ने इवोल्यूशन थ्योरी में समझा है कि कोई भी ऑर्गन या फिर बदलाव है, आने के लिए या फिर जाने के लिए सडनली नहीं जाता। इसके लिए बहुत ज्यादा साल लगते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं ये बदलाव होने के लिए। इसीलिए ये जो हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन थे, ये हमारे बॉडी में पहले यूजफुल होते होंगे, लेकिन हमारे बॉडी में बदलाव आने की वजह से ये अभी यूजलेस हो गए, वेस्टिजियल हो गए। इसके बावजूद भी वो हमारे बॉडी में प्रेजेंटली है, क्योंकि ये चेंज ओवर जो होता है वो सडन नहीं होता। इसे पूरी तरह से गायब होने के लिए बहुत साल लगेंगे, लाखों साल लगेंगे, और यही प्रूफ है, यही एविडेंस है इवोल्यूशन का। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्टिजियल है? फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है। हालांकि वो अपेंडिक्स जो है रूमिनेंट्स जैसे कि कैटल्स है, उनकी बॉडी के अंदर वो फंक्शनल है। पहले जो हमारे ह्यूमंस थे, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो बहुत कच्चा खाते थे, मतलब कच्चा मांस और रॉ मटेरियल खाते थे। तो उनको पचाने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम उनकी अच्छी होनी चाहिए थी, तो वो उस रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट कर पाते थे शुरुआत के दौर में। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारी आदत बदल गई है। अब हम लोग पका के खाते हैं, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी ज्यादा इफिशिएंट होनी जरूरी नहीं है। तो उस वजह से कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पार्ट है वो हमारे लिए वेस्टिजियल बन गए हैं। इसी वजह से जो अपेंडिक्स है वो हमारे लिए अभी क्या हो गया है? वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है। उसी तरह से विजडम टीथ है। विजडम टीथ में हमारे बॉडी में कुछ काम नहीं है, माउथ में जो होता है, तो वो चिविंग करने के लिए, चबाने के लिए काम नहीं आता। उसके बावजूद भी हमारे बॉडी के अंदर विजडम टीथ पाया जाता है। मसल्स ऑफ ईयर है, जो कि मंकी में एक्टिव है। मंकी जो कान हिला सकता है बिकॉज ऑफ द मसल्स ऑफ ईयर। हमारे बॉडी में वो है, हम लोग चाहे तो कान को हिला नहीं सकते। हालांकि कोई ह्यूमन में कोई इंसान होता है वो हिला सकता है, मतलब वो कान को हिला सकता है, तो उनके बॉडी में वो कान के मसल जो ईयर के मसल है वो एक्टिव है। तो ये हमारे लिए मसल ऑफ ईयर जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसी के साथ अगर और ज्यादा डिटेल में देखना है तो टेल बोन, जिसे हम कोकिस्ट कहते हैं। जैसे कि ऐसे कहा जाता था कि ह्यूमन को पहले टेल थी, अब वो इवोल्यूशन की वजह से टेल चली गई। उसका प्रूफ क्या है? हमारे बॉडी में अभी भी टेल बोन मौजूद है, कॉकेक्स मौजूद है, वही टेल होने का एक एविडेंस है कि नहीं? जिसे मराठीमध्ये आपण त्याला मक्कन हाड म्हणतो, दैट इज द टेल बोन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसके साथ और एक चीज है, द प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर। ह्यूमन में जैसे कि बाकी और ऑर्गेनिज्म है लिविंग, कैटल से जो जानवर है, उनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं। वो किस काम में आते हैं? उनकी बॉडी के प्रोटेक्शन के काम में आते हैं। तो शुरुआत में जो ह्यूमन था
वो क्लोथ्स का यूज नहीं करता था, इसलिए उनकी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए हेयर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब एट प्रेजेंट हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों का यूज करते हैं, क्लोथ्स का यूज करते हैं, तो वो हेयर हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए जो चाहिए थे पहले, अभी उतना काम नहीं बचा है, तो इसलिए हेयर अभी क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं, वो ज्यादा हमारे बॉडी के हेयर नहीं है। तो ये एक प्रकार का क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन बन रहा है। तो ये सभी जो एग्जांपल है, जो कि अपेंडिक्स हो गया, विजडम टीथ हो गया, मसल्स ऑफ ईयर हो गया, या फिर कोकिक्स, या फिर टेल बोन हो गया, या प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन बॉडी, ये सब क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल है। ये वेस्टिजियल है, इसका मतलब हमारे बॉडी में पहले फंक्शनल थे, अभी फंक्शनल नहीं है, अभी इनका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए ये वेस्टिजियल बन गए हैं। और ये वेस्टिजियल बनना यही इवोल्यूशन का प्रूफ है। मतलब हमारे सभी जो ऑर्गेनिज्म थे उनका ओरिजिन क्या है, सेम है, और हमारे सभी और एंसेस्टर जो होंगे वो कॉमन हो सकते हैं, ये इसका प्रूफ है। तो आज हम लोगों ने जो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन थी, इसमें मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस और वेस्टिजियल ऑर्गन, ये तीनों का स्टडी किया। इसके बाद जो कुछ बचे जैसे कि पैथोलॉजिकल एविडेंस, कनेक्टिंग लिंक्स और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे अगले बार में। थैंक यू।